हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आ जाओ, फटाफट आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज को श्रद्धांजलि दे देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो चलो चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम अपने पुराने वाले सेटअप पे आ गए, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे ये वाला सेटअप, राइट। तो हम लोग आज करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, एक्चुअली भी आपको जानना चाहिए इस टॉपिक के बारे में अगर आप नीट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको और हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 क्वेश्चन इसमें मान सकते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आप इस चैप्टर से ले सकते हैं। एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल। और अभी तो आपको अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो स्टडी मटेरियल आपको घर डिलीवर होगा। करना क्या है आपको? आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप इंस्टॉल करना है, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लेना है ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए 10% का, और आप मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में ऐड हो जाए। ठीक है, अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट आके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, फटाफट आके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई यार देखिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज है, मतलब कितना तो मतलब जितना बात करो उतना कम है इसके बारे में, राइट। तो जो हम लोग एनसीईआरटी माता कहती है उसके हिसाब से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है ना? एक बार हम देख लें। हाँ हाँ, एकदम एकदम बढ़िया आ रहा है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो भाई पहले तो अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट की, अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट की, तो आपके 2 तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं। कैसे? पहले अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट की तो आपके 2 तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर में आ गया। दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट के कारण बनता है। ठीक है, तो आप चलो पहले शुरू करते हैं एनसीईआरटी माता क्या कहती है, तो टाइम पास ही है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई क्या है? पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज। पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज in the physical, chemical and biological characteristics of land. It is the undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air, land, water और soil. ठीक है, कोई भी ऐसा सामग्री, ऐसा वस्तु जो हमारे एटमॉस्फेयर या जो हमारे लिथोस्फेयर पे इफेक्ट कर रहा है या वेस्ट है, उसको हम पॉल्यूटेंट बोलेंगे। ठीक है, एंड दीज एजेंट्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पहला सवाल जो नीट का आ सकता है वो पहला यहां है, सर क्या हुआ था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। ठीक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था सर 1986 में, है ना। कहां? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो सब कुछ उसमें आ गया, एयर भी आ गया, वाटर भी आ गया, सॉइल भी आ गया। ठीक है, पहला सवाल नीट का ये आ सकता है। ठीक है, 2 तरह के पॉल्यूटेंट की बात की थी मैंने, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, और दूसरा था सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वैसे पॉल्यूटेंट हैं जो डायरेक्टली मेरे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, जो डायरेक्टली मेरे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। क्या हो जाएगा मेरा प्राइमरी पॉल्यूटेंट? प्राइमरी कुछ भी ले लो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट, ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट
प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पैन, है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बन रहा है, ठीक है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। एंड ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन बन रहा है तो ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। चल, तो ये दो चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एयर पॉल्यूशन पे सबसे पहले बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आपने देखा था एयर पॉल्यूशन अभी दिल्ली में कितना गंदा एयर पॉल्यूशन हो गया था, जिस कारण हमें कितना ज्यादा इफेक्ट होता था, ठीक है। तो एयर पॉल्यूटेंट ऑल्सो डिटोरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बिल्कुल पहला, ठीक है। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट पे भी नुकसान हो रहा है और एनिमल्स पे भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो कहां से हो रहा है एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन हो रहा है स्मोक स्टैक फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल। स्मेल्टर्स बेटा, जहां से धुआं निकलता है, जहां पे पिघलाते हैं हम किसी चीज को, स्मेल्टिंग करते हैं, वहां से धुआं निकल रहा है, तो वो स्मेल्टर्स हैं, ठीक है। रिलीज, अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। अब बात करोगे सर पार्टिकुलेट क्या हुआ? अगर धूल जैसी कुछ सामग्री आ रही है, जैसे स्मोक, सूट, है ना, पार्टिकल नेचर का है, ठीक है, तो वो पार्टिकुलेट मतलब सॉलिड पार्टिकल है, तिनका जैसा है, तो दैट इज पार्टिकुलेट मैटर। और दूसरा तुम्हारा गैसियस मैटर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हार्मफुल गैसेस है, दैट इज गैसियस मैटर। तो दोनों है, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट भी और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट भी है, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट भी और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट भी है। एंड टुगेदर विथ हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ठीक है। तो कैसे सेपरेट करते हैं भाई, कैसे सेपरेट करते हैं हम इन हार्मलेस गैसेस को, कैसे सेपरेट करते हैं? सो दीज पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्टर्ड आउट यूजिंग हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो कैसे सेपरेट करते हैं? तो दो तरीका होता है इसको सेपरेट करने का, ठीक है, दो तरीका होता है इसको सेपरेट करने का। पहले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और दूसरे को हम कहते हैं स्क्रबर। पहले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और दूसरे को हम कहते हैं सर स्क्रबर, दूसरे को हम कहते हैं स्क्रबर। क्या कहते हैं दूसरे को? दूसरे को हम कहते हैं स्क्रबर, ठीक है। चल, तो आओ भाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसा होता है सर हमारा? तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है सर, कि भाई सपोज मान लो कि क्या है, कि अगर मान लो एक हम यहाँ पे चिमनी देखे ना तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में जो चिमनीज है, इट एक्चुअली एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ओनली, ठीक है। तो मान लो ये एरिया है, यह एक चिमनी है, ठीक है। यहां पे मैंने बहुत ज्यादा हाईली चार्ज्ड वायर का मैश लगा दिया, हाईली चार्ज्ड वायर का मैश लगा दिया, ठीक है, हाईली चार्ज्ड वायर का मैश लगा दिया। और यहां पे मैंने कलेक्टिंग प्लेट्स लगा दिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया। यहां पे मैंने कलेक्टिंग प्लेट लगा दी जिस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, ऑब्वियसली ये एनोड होगा। और यहाँ जो चार्ज कोरोना है, यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि पार्टिकुलेट मैटर को भैया यहां से आप क्रॉस कीजिए। तो क्या हुआ, पार्टिकुलेट मैटर ये चार्ज्ड वायर, ठीक है, ये चार्ज्ड वायर के थ्रू पास किया। कौन सा मैटर? पार्टिकुलेट मैटर, चार्ज वायर के थ्रू क्रॉस किया, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज कोरोना है या पार्टिकुलेट मैटर है, ये डिस्चार्ज कोरोना या पार्टिकुलेट मैटर है, ये इस वायर मेश के थ्रू क्रॉस किया। एंड इसके क्रॉस करने से जो पार्टिकुलेट मैटर थे इनके, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जो पार्टिकुलेट मैटर थे इन पे, इसके
नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड दीज पार्टिकुलेट मैटर वेर कलेक्टेड एट द कलेक्टिंग प्लेट which was given a positive charge. These particulate matter were collected at the collecting plate जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, जिसपे पॉजिटिव चार्ज था। तो इससे क्या हुआ, इससे रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हुआ। बेटा कोरोना वो कोरोना नहीं, डिस्चार्ज कोरोना मतलब किसी इंडस्ट्री से जो हवा मतलब गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर का मिक्सचर निकल रहा है उसको हम डिस्चार्ज कोरोना कहते हैं। किसी जगह से अगर गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर का मिक्सचर निकल रहा है तो उसको हम डिस्चार्ज कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो भाई क्या हुआ यहां पे, तो भाई यहां पे जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। समझ में आया सबको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन व्हाट, इट विल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द डिस्चार्ज कोरोना। ठीक है, इट विल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इट विल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। आया सबको समझ में? बहुत बढ़िया, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, दूसरा आते हैं स्क्रबर। स्क्रबर मतलब देखे रगड़ के नहला दिया, यही होता है ना। तो अगर हम हवा को रगड़ के नहला दें तो उसको हम कहते हैं स्क्रबर। अगर हम हवा को रगड़ के नहला दें तो उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं स्क्रबर। तो स्क्रबर कुछ ऐसा होता है आपका, स्क्रबर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक, नीचे मैंने ऐसे कुछ ऐसे करके नीचे मैंने हवा डाल दिया। ठीक है, अब कहीं से भी हवा डाल दो, यहां से डाल दो, नीचे से डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहां से डर्टी एयर डाला, हमने यहां से डर्टी एयर डाला, और यहां से इस रीजन से हमने वाटर या लाइम स्प्रे किया। इस रीजन से हमने वाटर / लाइम स्प्रे किया। क्या किया हमने, वाटर या लाइम स्प्रे किया। और जब ऊपर से यहां से मेरा क्या हुआ, क्लीन एयर, बस कुछ नहीं, हवा को हमने नहला दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें तो सपोज मान लो तुम देखोगे ना, बारिश क्या होता है, बारिश से भी पार्टिकुलेट मैटर थोड़ा नीचे दब जाता है। मतलब मान लो कोई भी डिसॉल्व गैसेस है और कोई भी पार्टिकुलेट मैटर है, तो उससे उस डिसॉल्व गैस या पार्टिकुलेट मैटर को हम पानी से निकाल लेंगे और मेरा क्लीन एयर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको हम कहते हैं स्क्रबर, इसको हम कहते हैं स्क्रबर। ठीक है, आइए इसको हम कहते हैं स्क्रबर। बहुत अच्छा, आइए तो देखें भाई क्या हुआ। तो ये वाला जो है इसको हम कह रहे हैं स्क्रबर। देख रहे हो, डर्टी एयर डाला हमने, पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ गया, वाटर और लाइम का स्प्रे किया, क्लीन एयर ऊपर चला गया। दिस इज कॉल्ड स्क्रबर, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू क्लीन एयर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, क्लीन एयर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, चलिए तो आइए, तो देर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, विच कैन रिमूव ओवर 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। अच्छा सर, ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि अगर 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हम रिमूव ही कर देते हैं, 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हम रिमूव भी कर देते हैं, तो हम इंडस्ट्री पे इतना
क्यों लगाते हैं कि सैंक्शन की भाई तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो करो। बेटा क्या होता है कि दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या स्क्रबर को चलाना एक अलग फिनेंशियल इशू है, मतलब अलग उस पर ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है। और क्या करती हैं कंपनीज क्या करती है, इस पे पैसा स्पेंड नहीं करने की कोशिश करती हैं, इसलिए वो अनप्रोसेस्ड या डर्टी एयर ही छोड़ने लगती हैं, इसलिए नुकसान होता है। अगर सारी थर्मल पावर प्लांट्स या सारी जो कंपनी है ये इसी तरह से अगर मतलब ढंग से कंट्रोल्ड वे में अगर क्लीन एयर छोड़े एटमॉस्फेयर में, तो उतना ज्यादा टॉक्सिक नुकसान एटमॉस्फेयर को नहीं होगा। बट ये प्रोसेसिंग का काम नहीं करते उस तरह से, है ना, तो इस कारण से ये होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो भाई क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कोरोना एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, these electrons attack to the dust particle and gets a net negative charge। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। हम क्या किए, उस डस्ट पार्टिकल को क्रॉस करा एनोड के साथ, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज था वो कलेक्टिंग प्लेट या एनोड पे पकड़ा गया, और जिसपे कोई चार्ज नहीं था वो क्लीन एयर के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, द कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो, यही मैं कह रहा था। ठीक है, ये लोग अच्छे से प्रोसेस नहीं करते, तो वेलोसिटी ऑफ एयर इन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ फॉर द डस्ट टू फॉल। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, पहला जो आ गया दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दूसरा आपका आ जाता है स्क्रबर। स्क्रबर क्या है भाई, स्क्रबर क्या है भाई, A scrubber can remove gases like sulfur dioxide। ठीक है, soluble सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस को रिमूव कर सकता है अगर हम लाइम का या वाटर का स्प्रे करते हैं। ठीक है, इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। ठीक है, द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ वाटर लाइम। तो अगर हमको पार्टिकुलेट मैटर हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अगर हमको गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे सर, हम यूज करेंगे स्क्रबर। हम क्या यूज करेंगे सर, हम यूज करेंगे स्क्रबर। तो याद रखिएगा स्क्रबर किसके लिए, स्क्रबर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फॉर पार्टिकुलेट मैटर, फॉर डस्ट पार्टिकल और पार्टिकुलेट मैटर। प्लीज ध्यान रखिएगा, इस पे नीट का सवाल आ सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इस पे नीट का सवाल आता है। चलिए, बहुत अच्छा। आई एक और वर्ड जो आ सकता है इस पे सवाल, एक तो हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख लिए थे 1986 का। एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, है ना। तो सीपीसीबी का मानना है कि पार्टिकुलेट मैटर विच इज 2.5 ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन वाले जो है, या 2.5 माइक्रोमीटर वाले जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो सबसे ज्यादा हैजार्डस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो ये कहते हैं पार्टिकुलेट साइज ऑफ 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। देखो बेसिकली होता क्या बच्चों, समझो, अगर कोई पार्टिकुलेट मैटर का साइज बहुत छोटा है, अगर किसी पार्टिकुलेट मैटर का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो होगा क्या कि ये पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड रह जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ये पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड रह जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और जब हम हवा इनहेल कर रहे हैं तो इस इनहेलेशन के साथ मेरे साथ ये पार्टिकुलेट मैटर भी मेरे अंदर लंग्स में आ जाएंगे एंड इट विल कॉज ग्रेट रेस्पिरेटरी हार्म टू माई बॉडी। इसीलिए तुम देखोगे ना, कभी भी अगर बारिश हो जाता है, तुम देखते हो ना दिल्ली वल्ली में क्या होता था कि बारिश कराया जाता था, आर्टिफिशियल बारिश कराया जाता था ताकि ये पार्टिकुलेट मैटर सेटल डाउन कर जाए। ठीक है, तो 2.5 जितना हल्का पार्टिकुलेट मैटर होगा उतना ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहेगा और उसका उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके लंग्स में जाने का, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तुम कभी दिल्ली में ऐसे वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आसपास जाओगे तो एक देखेंगे बड़ा सा टैंकर होगा, टैंकर से ऐसे फुहारा निकल रहा होगा और ये मतलब ऐसे मिस्ट की तरह या बारिश की करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि आपके जो रेंज में हवा है
वो साफ हो जाए। बारिश की वजह से क्या होगा, अगेन वही स्क्रबर वाला इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस चला जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, ठीक है। चलो आई 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 आई, ठीक है, आई। These fine particulates can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to lungs and premature death, है ना। तो यही होता है। तो कौन सा particulate matter of 2.5 micrometer causes greatest harm to humans, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, ऑटोमोबाइल्स भी एक मेजर कॉज फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, ऑटोमोबाइल भी एक मेजर कॉज फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, क्योंकि उसके जो एग्जॉस्ट है उससे पॉल्यूटेंट निकलते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया गया, सॉल्यूशन यूज किया गया क्या, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलोंग विथ यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स दे इमिट, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। कैटालाइटिक कन्वर्टर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर्स करते हैं। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स के पास एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, कौन कौन से, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। सवाल आएगा, ठीक है, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स हैव एक्सपेंसिव मेटल्स कॉल्ड प्लैटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, दे आर फिटेड इनटू द एग्जॉस्ट पोर्शन, जो तुम्हारा एग्जॉस्ट से हार्मफुल गैसेस के एमिशन को कम करता है, जो तुम्हारा एग्जॉस्ट से हार्मफुल गैसेस के एमिशन को कम करता है, ठीक है। तो दे आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस, ठीक है। एज द एग्जॉस्ट passes through the catalytic convert, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water. Carbon monoxide and nitric oxide are converted to carbon dioxide and नाइट्रोजन गैस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या हुआ, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन किस पे कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस रेस्पेक्टिवली, इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये चीज आता है। तो अगर कैटालाइटिक कन्वर्टर किसका बना है, प्लैटिनम, ठीक है, पैलेडियम और रोडियम का। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स और ये हेल्प करता है कैटालाइटिक प्रोसेस को बढ़ाने में। आइए, ठीक है, ये चीज आपका याद हो गया। चलिए अब आते हैं इन इंडिया एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981। अगेन इस पे सवाल आएगा, ठीक है। 86 में इन्वायरमेंट, 81 में एयर और नॉइज आया था 87 में, ठीक है। नॉइज आया था 1987 में, ठीक है। 86 इन्वायरमेंट, 81 एयर और 87 नॉइज, याद रखिएगा, ठीक है। 81 नॉइज, इन सब पे सवाल आ सकता है, इन सब पे सवाल आ सकता है, ठीक है। 81 एयर और 87 नॉइज और 86 इन्वायरमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो नॉइज के बारे में बोला गया कि अगर नॉइज तुम्हारा डेसिबल में मेजर होता है, ठीक है, तो कहा कि अगर 150 से ज्यादा अगर साउंड आ रहा है तो इट में कॉज डैमेज टू ईयर ड्रम, दस परमानेंटली इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, ठीक है। क्रॉनिक एक्सपोजर से आपको क्या होता है, आपको क्या होता है, डैमेजिंग हियरिंग एबिलिटी, कॉजेस स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट बीट, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न एंड दस स्ट्रेसिंग ह्यूमंस। हॉर्न जो बहुत बजाता है, तुम देखते हो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, इसी कारण से होता है, पता है। 3rd डिग्री टॉर्चर में लोग को क्या करते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक सुनाते हैं, तभी वो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से एयर तुम्हारा पॉल्यूशन की तरह काम करता है, नॉइज भी, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या चीज कर सकते हैं हम नॉइज पॉल्यूशन के रिडक्शन के लिए। तो रिडक्शन ऑफ नॉइज के लिए हम क्या कर रहे हैं, stringent following of laws are laid down like delimitation of horn free zone। अगर मान लो स्कूल है, कॉलेज है, जहां बच्चे पढ़ना है तो वहां पे हॉर्न फ्री जोन हमने किया, ठीक है। दूसरा हमने परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स, है ना। लोग देखते हो ना कि अगर मान लो पूजा वूजा का टाइम है या कुछ भी ऐसा उस तरह का टाइम है
सुबह सुबह भाई तुमको तो करना ही है पूजा, तुमको पूरे मोहल्ले को भी कराना है, तो एकदम घटिया सस्ता वो भोपू बजाएंगे, ठीक है, जिसका फटा हुआ आवाज होगा, और कोई एक आदमी जो अपना एकदम मतलब फील लेना चाहता है गाने का, जिसका करियर म्यूजिक करियर खत्म हो गया, वो तुम्हारा कान फाड़ेगा, है ना, होता है ना। तो यही चीज होता है। तो यहाँ पे भी इस पे भी बैन लगाया गया कि भाई रात में तो नहीं बजे, ठीक है, रात में भी तो नहीं बजे। तो ये चीज यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड टाइमिंग्स फिक्स कर दिया गया कि लाउड स्पीकर नहीं प्ले होगा रात में, ठीक है, बट ये सब होता नहीं, ये तो होता नहीं। हम लोग यहाँ होता है ना भागलपुर में, तो मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, ठीक है भाई, छठ में वो कुछ ज्यादा भावुक हो जाता है, उसको सुबह 4 बजे तक भी सुनाना है, ठीक है, और एक ही गाना लूप पे बजाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो कोरस भी देता है, वो माइक लेके बैठा रहता है, ठीक है, तो अपना भी कोरस देता है, मतलब गाना तो चल ही रहा है, उसके साथ भाई साहब अपना भी कोरस देते हैं, ठीक है। और एवरीबॉडी एवरीबॉडी मतलब उनका 2 करियर खराब हो गया था, एक डीजे वाला करियर था और एक अपना इनका म्यूजिक करियर था, दोनों खराब हुआ था, उसके बाद हमारा कान खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, तो ये चीज है ना, तो ये है थोड़ा दिक्कत। हाँ, और सुबह वो आ जाएगा अजान, एकदम सुबह सुबह एकदम, वो भी पूरा एकदम अलार्म की तरह आता था। रात में ये नहीं सोने देते, सुबह ये नहीं सोने देते थे, मत ही पूछो, है ना। हाँ हाँ, तो हो जाता है, समझे। तो ये चीज यहाँ पे आया, ये चीज आया कि 1981 में तुम्हारा जो है एयर पॉल्यूशन। चलो बढ़िया, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्कीम यहां पे और आया था नॉइस पॉल्यूशन में, इसको हम कहते थे ग्रीन मफलर स्कीम। ग्रीन मफलर, हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, जैसे मान लो मेरा सड़क पे घर है, ठीक है, मेरा मान लो कि सड़क पे घर है, तो अब सड़क पे तो पै 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 चल रहा है, आदमी जिएगा कैसे। तो क्या होता है, घर के बाहर आप देखोगे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है। 2 फायदा होता है इससे, इससे क्या होता है कि पेड़ एक तो हवा मतलब एक तो मतलब नॉइज अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जैसे अशोक का पेड़ है, लंबा लंबा पेड़ होता है ना, वो नॉइज अब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा क्या फायदा होता है बेटा, दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे धूल वूल जितना भी है सब उस पेड़ पे सेटल कर जाएगा, आपके घर में धूल कम आएगा, ठीक है, सब उस पेड़ पे आ जाएगा और आपके उसमें कम आएगा, ठीक है। तो ग्रीन मफलर स्कीम, तो ग्रीन मफलर स्कीम क्या होता है बेटा, ग्रीन मफलर स्कीम में क्या होता है, ठीक है, ग्रीन मफलर स्कीम क्या होता है बेटा, ग्रीन मफलर स्कीम, ग्रीन मफलर स्कीम होता है बेटा, देखो ग्रीन मफलर स्कीम क्या होता है कि अगर 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 बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हम लगा देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टॉल ट्रीज आर प्लांटेड outside the houses to absorb excessive noise, absorb excessive noise, ठीक है, ठीक है, absorb excessive noise, ये चीज आपका आता है ग्रीन मफलर स्कीम में। आया सबको समझ में, सबको समझ में, एक बार अंगूठा दिखाइए, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा नॉइस पॉल्यूशन का, ठीक है। दो चीज याद रखिएगा जिसपे सवाल कभी आया हुआ था, किसी जमाने में आया हुआ था। सबसे पहला चीज है, इसको हम कहते हैं लंदन स्मॉग, ठीक है, और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। लंदन स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग, या इसको हम लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं, लॉस स्मॉग भी कहते हैं, ठीक है। कैसा होता है, एक होता है लंदन स्मॉग और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। लंदन स्मॉग क्या होता है, अगर मान लो हार्मफुल गैसेस, ठीक है, हार्मफुल गैसेस तुम्हारा जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लंदन में फैलाता है। स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग, तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। तो क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था लंदन में, पहले तो तुम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन समझते हो ना, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां पे थे, तो ऐसे ही पूरा एकदम सब जगह ऐसे तुमको एकदम ऐसे ब्राउन 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 तुम्हारा रेडिश ब्राउन स्मॉग दिखता था, विच वॉज वेरी टॉक्सिक, वेरी लीथल, ठीक है। तो उसको हम लोग लंदन स्मॉग कहते हैं, बहुत लोग मरे थे इसके कारण, ठीक है। तो ये क्या, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड या हार्मफुल गैसेस की वजह से हो रहा है, तो ये कौन सा है? हार्मफुल गैसेस की वजह से हो रहा है, तो ये कौन सा है? तो ये है लंदन स्मॉग। ठीक है। दूसरा, अगर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से हो रहा है, अगर टैन की वजह से हो रहा है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से होता है, तो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, है ना, फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजल्स स्मॉग। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सिर्फ ये दो चीज आपको जान के रखना है, सिर्फ ये दो चीज आपको जान के रखना है। ठीक है। एक और चीज होता है, इसको हम कहते हैं एसिड रेन। एक और चीज होता है, इसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है बेटा? एसिड रेन में क्या होता है? एसिड रेन में क्या होता है बेटा? एसिड रेन में कल को मान लो आगरा के ऊपर खास करके होता था, खूब सारी इंडस्ट्री थे मथुरा आगरा वाले रीजन में, तो क्या होता था, खूब सारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तुम्हारा एटमॉस्फेयर में आ जाता था। ठीक है। जब बारिश होता था तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड। और जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स पे गिरते थे और बिल्डिंग्स को कोरोड करते थे, मार्बल को कोरोड करते थे, और ताजमहल जो पीला पड़ गया था वो इसी एसिड रेन की वजह से पड़ गया था। तो एसिड रेन क्या होता है कि अगर गैस में है, ठीक है, गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें, कौन सी गैसेस? अगर हम गैसेस की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, इससे जो है, इससे एसिड रेन होता था, इससे एसिड रेन होता था एंड इट कोरोड्स मेटल। ठीक है, एंड इट कोरोड्स मेटल। पहला तो मेटल को खराब करता है, ठीक है, हार्म्स बिल्डिंग, हार्म्स बिल्डिंग्स एंड क्रॉप्स। ठीक है। तो ये तुम्हारा एसिड रेन का हो गया, ये तुम्हारा एसिड रेन का हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, समझ में आ गया बेटा? हाँ एग्जैक्टली exactly। ताजमहल जो पीला पड़ा है, अच्छा बात है, पता है एक फन फैक्ट बताते हैं, आगरा कभी जाओगे ना ताजमहल में, तो ताजमहल में क्या है, तुम देखोगे ना अंदर वाला ताजमहल ऐसे मिट्टी एक लगा के रखा हुआ है। ठीक है। तो ताजमहल का भी मेकओवर होता है, मेकअप होता है, पता है, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं वो ताजमहल में, ताकि जो डस्ट पार्टिकल या जो भी पार्टिकुलेट मैटर है वो मिट्टी पे चिपक जाए और अंदर से जो मार्बल है, मार्बल चमका रह जाए। ठीक है। तो एक्चुअली ये लोग मिट्टी लगाते हैं ताजमहल के अंदर वाले रीजन में साफ करने के लिए मार्बल पे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, मैं जब गया था तो, है ना। चल बहुत बढ़िया। समझ में आया? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। स्टोन लेप्रेसी यही होता है बेटा, जब तुम्हारा क्या हुआ कि एसिड रेन में, अगर मान लो एसिड रेन क्या हुआ, मार्बल वार्बल पे पड़ेगा, ठीक है, या कहीं पे पड़ेगा, तो क्या हो गया, रिएक्ट कर जाएगा और मार्बल को कोरोड करेगा, उसको हम स्टोन लेप्रेसी कहते हैं। ठीक है। जो बिल्डिंग्स को हार्म करते हैं उसी को हम स्टोन लेप्रेसी कहते हैं। ठीक है। चलो बढ़िया। हाँ जी, ठीक है, चलो बढ़िया, आओ बढ़िया, चलो ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक केस स्टडी है कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का केस स्टडी इन दिल्ली, दिल्ली में आया था। ठीक है। तो दिल्ली में क्या हुआ था भाई, बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया था। ठीक है। दिल्ली में जब आया था तो बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया था, तो सरकार ने क्या किया भैया कि हमने सीएनजी को लॉन्च किया। ठीक है। हमने क्या किया, कंप्रेस नेचुरल गैस को लॉन्च किया। हमने क्या किया, हमने कंप्रेस नेचुरल गैस को लॉन्च किया। ठीक है। तो भाई बाय द एंड ऑफ 2002 सारे जो दिल्ली के बसेस थे उनको हमने कंप्रेस नेचुरल गैस में कन्वर्ट करा दिया। क्यों? पहला, सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली लाइक पेट्रोल एंड डीजल, तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। दूसरा, सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल, तो इट कैन नॉट बी साइफन्ड आउट बाय थीप और एडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल। मतलब पेट्रोल में लोग क्या होता था, करासन तेल डाल देते थे, ठीक है, या कुछ और मिलावट डाल देते थे, जिसके कारण पॉल्यूशन और बढ़ जाता
था, तो ये काम यहाँ पे सीएनजी में नहीं हो सकता। हवा में क्या पॉल्यूटेंट मिलाओगे, ठीक है। अब तो चीपर नहीं रहा सीएनजी, एक टाइम पे सीएनजी 19 रुपया हुआ करता था दिल्ली में, अभी शायद 50 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो अब तो चीपर नहीं रहा सीएनजी, बट एक टाइम पे सीएनजी तुम्हारा ये था, चीप था, ठीक है। तो सीएनजी में शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ, दिल्ली में 2002-2003 के आसपास मेजर ड्रॉप हुआ था पॉल्यूटेंट्स में, मेजर ड्रॉप हुआ था पॉल्यूटेंट्स में, ठीक है। क्योंकि बसेस बहुत ज़्यादा चलते थे डीजल और पेट्रोल वाले, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट आता था। तो जब ये सीएनजी में स्विच किया था तो इससे बहुत ज़्यादा चेंज आया था पॉल्यूशन, ठीक है। आई, तो ये चीज़ आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। हाँ, अच्छा, और क्या क्या था, और दूसरा क्या क्या था कि हमने दो चीज़ किया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी laid out the roadmap to cut the vehicular population in Indian cities, vehicular population in India city। क्या पहला, तो देखो जो भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, अभी भारत स्टेज 6 चल रहा है, ठीक है। BS6 नॉर्म्स आपका चल रहा है अभी जो हमारा है, ठीक है। अभी जो हमारा नॉर्म्स है दैट इज BS6 नॉर्म, जो बहुत लेट आया, जो कि आना चाहिए था 2010 के आसपास, बट थोड़ा लेट आया BS6 नॉर्म्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो यूरो 3 पे ही बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है, यूरो 3 नॉर्म्स stipulate that the sulfur can be controlled at 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol। ये किसका है, ये यूरो 3 नॉर्म्स का, ये यूरो 3 नॉर्म्स का, ठीक है, ये यूरो 3 नॉर्म्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन द लेवल टू 35%। पॉल्यूशन लेवल यहाँ पे कम कर रहा है, सल्फर को 50 ppm में कर रहा है, और यहाँ सल्फर कितना था, 350 ppm था, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है भारत स्टेज 2 या यूरो 2 नॉर्म्स, अभी भारत स्टेज 6 चल रहा है, अभी भारत स्टेज 6 चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भारत स्टेज 4 दिखा रहा है तुम्हारा 2017 तक, ठीक है, भारत स्टेज 4 दिखा रहा है 2017 तक, ठीक है। अभी 2020 में, मार्च 2020 में भारत स्टेज 6 मैंडेटरी हो गया, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है करंट, भारत स्टेज 6, या इसको हम कहते हैं BS6, ठीक है, ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो BS6 याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, थैंक्स टू यही पे हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि भाई 2005 तक हवा का क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव किया था दिल्ली में, अभी फिर बुरा हाल है, तो क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन हमने कर लिया। एयर पॉल्यूशन बेसिकली आपका सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे आ सकता है, नॉइज पॉल्यूशन कब हुआ था इस पे आ सकता है, आपका सवाल आ सकता है कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था। तो क्या है, एयर 1981, नॉइज 1987 और तुम्हारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आइए अब आते हैं वाटर की बात करते हैं, अब आते हैं वाटर की बात करते हैं। वाटर 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 तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया था। कब आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में। तो एक और जान लो, सबसे पहले वाटर, फिर इन्वायरमेंट, फिर एयर और फिर नॉइज, ठीक है। तो क्यों, टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेस। तो लोगों को सबसे पहले रियलाइज हुआ कि भैया पानी बचाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मामला सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमको यह पता है कि अगर सिर्फ 0.1% इंप्योरिटी हो पानी में तो द वाटर विल बी अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। अगर सिर्फ 0.1% इंप्योरिटी हो पानी में तो वाटर विल बी अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, याद रखिएगा, ठीक है। ओनली एन इंप्योरिटी ऑफ 0.1% विल मेक द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। मतलब मान लो कि एक पोखर है, पोखर के सामने तुम हग्गा का मग्गा लेके चले गए और वहां थोड़ा सा टट्टी कर दिए, ठीक है, तो मतलब तुमने पूरा पोखर को अनफिट कर दिया ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। तो खुले में शौच ना करें, शौच करने से पहले सोचें, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है भाई, तो एज वी वर्क इन आवर होम एंड फॉर सिटीज एंड टाउन वी वॉश एवरीथिंग इनटू द ड्रेन्स। ऑब्वियसली देखते हो ना, सब कुछ तो ड्रेन्स में ही जा रहा है। ये ड्रेन्स कहाँ जा रहा है, नदी या कोई वाटर बॉडी में जा रहा है, एंड ये वाटर बॉडीज ड्यू टू दिस आपके बड़ा डैमेज हो जा रहा है, ठीक है। तो हैव यू एवर वंडर्ड, टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे हम बात करेंगे,
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे हमें बात करनी है, ठीक है। तो सॉलिड्स आर रिलेटिवली easy to remove. What is the most difficult is dissolved salts such as nitrate, phosphate and nutrients and toxic metals and organic compound, ठीक है। अच्छा, तो सीवेज क्या होता है, अगर हम प्रॉपरली ट्रीट किए बिना गंगा में डाल दें, सीवेज प्रॉपरली ट्रीट किए बिना हम यमुना में डाल दें, तो इसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो वाटर बॉडीज मेरे बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहे हैं एंड ये वाटर बॉडीज को हम फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये हम फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, समझो बेसिकली लॉजिक क्या है, मुद्दा क्या है, क्या मेजर दिक्कत आता है, समझो एक बात को समझो, एक बात को समझो। देखो, नेचुरल सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर मान लो नेचुरल सिस्टम की बात करें, सुनो, अगर मान लो कि हम नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं, अगर मान लो हम नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं, तो ये है मान लो नदी। देखो ध्यान से सुनो, स्टोरी टाइम है, ये है मेरा नदी, ठीक है। इस नदी में पानी जा रहा है, इस नदी में पानी जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे हिमांशु भाई साहब आए, ठीक है। हिमांशु भाई साहब को बहुत जोर से लगी थी, ठीक है। हिमांशु भाई साहब आए, हिमांशु भाई साहब को बहुत जोर से लगी थी। हिमांशु भाई साहब यहाँ पे बैठ गए, हिमांशु भाई साहब यहाँ पे बैठ गए और इन्होंने कर दिया, इन्होंने क्या किया, कर दिया इस नदी में, ठीक है। उसके बाद तो ये धोके निकल लिए, ठीक है, ये धोके निकल लिए। अब क्या हिमांशु भाई साहब के इस करतूत से, क्या हिमांशु भाई साहब के इस करतूत से नदी का पानी दूषित हुआ? थोड़े देर के लिए हुआ, थोड़े देर के लिए हुआ, तो बट लेकिन नदी के पास बैक्टीरिया है, इनके पास क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया है, या इसको हम डीकंपोजर्स कह सकते हैं। ये डीकंपोजर्स क्या है, इनके इस क्या कहते हैं उसको, द्रविल पदार्थ को ये जो है इसको डिकम्पोज कर देंगे और पानी को एकदम शुद्ध, एकदम मतलब सही कर देंगे फिर से, ठीक है। पानी को एकदम शुद्ध और एकदम सही कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज समझो, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए होगा इसको शुद्ध करने के लिए? ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके ऑक्सीजन के डिमांड को हम बीओडी कहते हैं, इसके ऑक्सीजन के डिमांड को, कि भाई तुम टट्टी करोगे तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा वो करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं बीओडी, या इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहते हैं इसको हम? बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका समझो कि जो यहां सोर्स था, जो यहां सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट था, यहां पे बीओडी सबसे ज्यादा होगा। तो जहां पे जो यहां सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट था, सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट कुछ भी हो सकता है, सीवेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो यहां सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट था, यहां पे बीओडी मैक्सिमम था, यहां पे बीओडी सबसे ज्यादा था, यहां पे बीओडी सबसे ज्यादा था। बीओडी ज्यादा था तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है, डिमांड उसी चीज का होगा ना, जो ऑक्सीजन, और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम था। इसी जगह पे, ठीक है। जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते जाएंगे, मेरा डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, मेरा डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और बीओडी कम होता जाएगा। सो दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ वाटर बॉडीज टू क्लीन एंड प्यूरिफाई देमसेल्फ। बट अगर मान लो हिमांशु अपने साथ दोस्त भी लाया, बोला कि नहीं यार कल्ले कल्ले नहीं करना, साथ करते हैं, ठीक है, और मान लो पूरा मोहल्ला इसका उसी नदी किनारे रोज कर रहा है, तो अब एरोबिक बैक्टीरिया के पास उतना ऑक्सीजन ही नहीं है कि भैया इन सबको डिकम्पोज कर पाए, तो तब वातावरण या पानी दूषित हो जाएगा, तब वातावरण या पानी दूषित हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बेटा?
समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये चीज यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये चीज हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, तो मान लो कि ये वाला, अगर ये ऐसे ऐसे लाइन बनाओ, ठीक है, ये ऐसे लाइन बनाओ, ये ऐसे लाइन बनाओ, ठीक है। तो ये मान लो सोर्स ऑफ सीवेज है, सोर्स ऑफ सीवेज है। तो यहां क्या है, यहां पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। सर यहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा होगा सर, यहां डिसॉल्व ऑक्सीजन सबसे कम होगा, और धीरे 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 डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा। तो सोर्स ऑफ सीवेज के पास बीओडी और डीओ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहां पे, सोर्स ऑफ सीवेज में सबसे ज्यादा होगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। तो अगर बीओडी ज्यादा है तो वाटर पॉल्यूटेड है, अगर बीओडी कम है तो वाटर कम पॉल्यूटेड है, ठीक है। बीओडी ज्यादा है तो वाटर पॉल्यूटेड। आया सबको समझ में, आया सबको समझ में, आया सबको समझ में, है ना, आया सबको समझ में। चलिए, हाँ जी, खुले सोच रखें और खुले में सोच ना करें, ठीक है। आज का ये है तुम्हारा थॉट ऑफ द डे, ठीक है। खुले सोच रखें और खुले में सोच ना करें, ठीक है। टैग कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे इसके साथ, ठीक है, आज का थॉट ऑफ द डे, ठीक है। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है भाई, तो डोमेस्टिक सीवेज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बायो और डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, विच रेडिली डिकम्पोजेस थैंक्स टू द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज सबस्ट्रेट, ठीक है। तो क्या होता है, इससे मेरा पानी अपने आप साफ होता जाता है। बट ये बैक्टीरिया को ये काम करने के लिए क्या चाहिए भैया, इनको चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन। तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना पॉल्यूटेंट ज्यादा होगा उतना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब एक और आफत है, समझो समझो एक और आफत क्या होता है। कभी कभी मान लो एक लेक है, अब समझो ये तो इसने नदी में किया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लो 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 कि ये लेक है, अब मान लो कि ये एक लेक है, ठीक। अब इस लेक के किनारे, लेक या पॉन्ड है, चलो ठीक है, इसका बजट छोटा करते हैं। इसके घर के बगल में एक पोखर था, ठीक है। तो इस पोखर के बगल पे भी हिमांशु बैठ गया, ठीक है, पोखर के बगल पे भी हिमांशु बैठ गया, ठीक है। अब यहां ये रोज कर रहा है, रोज कर रहा है, रोज कर रहा है, रोज कर रहा है। तो भैया यहां क्या हुआ कि इस पोखर में या इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ते गए, इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट बढ़ गए। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, सबसे पहले सर इसका बीओडी बढ़ेगा, चलिए बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इस पे एक नया आफत आ जाता है। क्या होता है कि ड्यू टू दिस एनरिच्ड न्यूट्रिएंट, ये जो ज्यादा न्यूट्रिएंट आ रहा है, तो क्या होगा, पूरा तुम देखोगे तो इसके ऊपर एल्गे का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि इसके वाटर में न्यूट्रिएंट ज्यादा है। तो अब सपोज मान लो ऐसे ही डिसॉल्व ऑक्सीजन कम था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया एटमॉस्फेयर से कट ऑफ हो जाओ, पूरा एल्गे ऊपर आ गया, तो भाई डिसॉल्व ऑक्सीजन और कम हो गया, तो ठीक है। तो ये एल्गे यहां पे आ गया, एंड दिस कॉजेज एल्गल ब्लूम। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम क्या करेगा भैया कि ये इसके कारण क्या हुआ कि अब तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रहा था, तो
तो यहां तो ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है। एल्गल ब्लूम के कारण क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा। एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो पानी में मिल नहीं रहा। अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पानी में नहीं मिलेगा तो डीओ और कम हो जाएगा, वाटर और पॉल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां तो हिमांशु टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है, ठीक है, तो वाटर और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा इस कारण से, ठीक है, वाटर और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा इस कारण से, ठीक है, तो इस कारण से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर आल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गे कॉल्ड एल्गल ब्लूम विच इंपेयर्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर बॉडी। हरा हरा देखोगे ना, कभी तुम जाओ तो गांव जाओगे तो एकदम देखोगे पूरा हरा हुआ होता है और वहां से बहुत बदबू वाला स्मेल आ रहा है। ठीक है, एल्गल ब्लूम कॉजेज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, तुम पानी पियोगे तो मर जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वी सी ब्यूटीफुल मॉव कलर फ्लावर फाउंड अगेन इन प्लांट बॉडीज। तो अगेन ये भी क्या होता है, ये भी ऑक्सीजन सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है और इससे मछली मर सकती हैं। कौन सा भाई, अपना ये प्रॉब्लमेटिक वीड होता है इकोर्निया क्रेविसेप्स, या इसको हम वाटर हयासिंथ कहते हैं, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड। ये भी क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम करता है और फिश मर जाती है। इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। सीवेज फ्रॉम आवर होम ऑल्सो एंड हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो लाइकली टू कंटेन अनडिजायरेबल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब मान लो कि जो हिमांशु कर रहा था कार्यक्रम, उसमें मान लो एंटेमीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है, कभी इसको कोलेरा हो गया, तो ये सब भी आफत था ना, ये सब भी आफत था। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसके कारण क्या होगा, आपको बीमारी हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस आपको हो सकते हैं ड्यू टू दीज सीवेज डिस्चार्ज इनटू आवर वाटर बॉडीज, क्योंकि हम यही पानी फिर बाद में पी रहे हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो एक बात हुआ। दूसरा क्या हुआ, इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट आते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या आ गया, जैसे तुम्हारा हेवी मेटल्स आ जाते हैं विथ डेंसिटी ऑफ ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सच एज मरकरी। मरकरी से एक बीमारी होता है, ये जापान के कोस्ट में फिश खाने से होता है, इसको हम कहते हैं मिनीमाटा डिजीज, ठीक है। कैडमियम से जो बीमारी होता है इसको हम कहते हैं इटाई डिजीज, इटाई डिजीज, ठीक है। लेड से जो होता है, पहले पता है, पहले के जमाने में क्या था, जितने बर्तन थे वो लेड के बर्तन थे और इसीलिए लोग बहुत बीमार पड़ते थे। लेड से होता है हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, लेड से होता है हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट डिजीज, लिखिए, आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट डिजीज। तो आपको ये बीमारी के नाम सारे याद रखने हैं, आपको ये बीमारी के नाम सारे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चल राइट। तो ये हो गया आपका काम। अच्छा, अब एक चीज और समझो, क्या होता है कि हम फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, हम डीडीटी यूज करते थे, इंसेक्टिसाइड यूज करते थे, पेस्टिसाइड यूज करते थे। तो क्रॉप से, तुम समझो, क्रॉप से जो पेस्टिसाइड है वो वाटर बॉडीज में चला गया, ठीक है। क्रॉप से जो पेस्टिसाइड है वो वाटर बॉडी में चला गया, और यहां पे एक और फिनोमेना दिखता है जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो होता क्या है कि इन द एक्वाटिक फूड चेन बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिडेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो समझो यहां पे कि मेरा एक खेत था, ठीक है, क्या था, मेरा एक क्रॉप लैंड था या फार्म लैंड था या मेरा एक खेत था, ये खेत था, ठीक है, ठीक है। इस खेत पे मैं गधा था, ठीक है, इस खेत पे मैंने खूब सारा डीडीटी डाल दिया, इस खेत पे मैंने खूब सारा डीडीटी डाला मारने के लिए इंसेक्ट को, ठीक है। खेत के बगल में मेरे एक नदी था, खेत के बगल में मेरे एक पोखर था, सॉरी नदी नहीं, पॉन्ड था, एक पॉन्ड था जिसमें पानी भरा हुआ था, ठीक है। मेरे खेत का सारा पानी इसी पॉन्ड में चला जाता था, मेरे खेत का सारा पानी इसी पॉन्ड में चला जाता था। तो अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ कि ये डीडीटी मेरे पॉन्ड में चला गया, ये डीडीटी मेरे पॉन्ड में चला गया, तो यहां पे अगेन प्लैंक्टोनिक ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो ये मान लो कि फाइटोप्लैंक्टन खाए पहले, फाइटोप्लैंक्टन में गया मेरा क्या, फाइटोप्लैंक्टन में गया मेरा डीडीटी। ठीक है, उसके बाद कहां जाएगा, जू प्लैंक्टन में जाएगा, जू प्लैंक्टन से फिश में जाएगा, और फिश को बर्ड ईटिंग फिश खाएंगे, बर्ड ईटिंग फिश बोले फिश ईटिंग बर्ड्स खाएंगे। ठीक है, फिश ईटिंग बर्ड्स खाए। अब इस बर्ड्स में डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डीडी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दिस डीडीटी इंटरफेयर्स विद द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये जो डीडीटी है ये क्या होगा, इट विल इंटरफेयर्स विथ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके जो अंडे हैं वो थिन शेल्ड एग्स होंगे, और इवेंचुअली क्या हो सकता है, बर्ड स्पीसीज इरेडिकेट कर जाए। ठीक है, तो इसके जो थिन शेल्ड एग्स होंगे और बेचारी का बैंड बच जाएगा। ठीक है, बेचारी का बैंड बच जाएगा। ये एक इंस्टेंस हुआ। दूसरा इंस्टेंस क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन में बेटा, कि सपोज मान लो कि एक गाय आई। ठीक है, एक गाय मेरे खेत में चरने आई। ठीक है, तो उस गाय ने खूब सारा घास खाया और उसके बाद उस गाय ने डीडीटी दिया। अब डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो डीडीटी क्या होगा, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाते रहेगा, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाता रहेगा। तो अब क्या हुआ कि जब सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे गाय ने खाया तो गाय में डीडीटी का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। हमने गाय का दूध निकाला और उस दूध को पिया, तो मेरे बॉडी के अंदर डीडीटी का लेवल बढ़ गया। तो ये चीज होता है, इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन की। सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो मेरे बॉडी में ये टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। समझ आया सबको? ठीक है, एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो यहां पे देखो, द फिनोमेना इज वेल एक्सप्लेन फॉर मरकरी एंड डीडीटी। ठीक है, इट मैनर द कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। अगर मान लो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन था, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद अल्टीमेटली रीचेस टू 25 पार्ट्स पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स। मतलब धीरे धीरे इसका मैग्निफिकेशन हो गया, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी जो है डिस्टर्ब्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड, कॉजेस थिनिंग ऑफ एक्सेल एंड प्रीमेच्योर ब्रेकिंग, इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमने देख लिया था। देखो, जहां पे सीवेज डिस्चार्ज है वहां पे बीओडी ज्यादा है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आपका डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, बीओडी कम होता जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि अगर सिर्फ 0.1% अगर इंप्यूरिटीज है तो तुम्हारा इट विल मेक द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिजोल्व मटेरियल्स को निकालना, जो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, चल एक और फिनोमिना होता है, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। अब समझो, एक और फिनोमिना होता है, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। समझिए, लास्ट टॉपिक है इसमें तुम्हारा। एक और फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। अच्छा, आराध्या एकदम कलर सेंट्रिक हो रही है भाई, पिंक हाइलाइटर यूज करना। ओहो, अल्ले ले ले, पिंक चाहिए इनको। चलो, टाइम पास कर रहे हो। यू ट्रॉफिकेशन भैया, यूट्रॉफिकेशन क्या होता है समझो। यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स, है ना। इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स, और इनको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, इनको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। सुनो, देखो क्या हुआ, सेम कहानी। अगर मान लो एक लेक है, धीरे धीरे उसका एक पर्टिकुलर एज है। ठीक है, ये धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एज है जिसमें ये लेक मर जाएगा। मरने का मतलब लेक का क्या है कि अगर लेक में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें क्या है, वेजिटेशन ग्रोथ हो जाएगा। वेजिटेशन ग्रोथ होगा तो अलग आप हो जाएगा। सपोज मान लो कि ये एक लेक है, सपोज मान लो कि ये एक
लेक है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया, एकदम नया ताजा ताजा लेक है, एकदम ताजा ताजा लेक है, इस पे हिमांशु का कोई कृपा नहीं है, ठीक है। एकदम बढ़िया ताजा लेक है, ठंडा पानी है, फिश विश यहाँ पे कम है, ठीक है। अगेन अब क्या हुआ कि इस लेक में धीरे धीरे ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या हुआ यार, इस लेक में मेरा सीवेज डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। इस लेक में मेरा अगेन वही तुम्हारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया, ठीक है। इस लेक में मेरा क्रॉप के कारण वेस्ट आ गया, तो ये लेक भरता गया, ठीक है। ये लेक में न्यूट्रिएंट जो है बढ़ते गए, न्यूट्रिएंट जो है बढ़ते गए, एंड ड्यू टू दिस न्यूट्रिएंट्स इस लेक की डेथ या इस लेक की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू दिस न्यूट्रिएंट इंक्रीज, इसका क्या होगा, इसका यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉफिकेशन हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो यूट्रॉफिकेशन है, ये जो यूट्रॉफिकेशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ड्यू टू इंसान के हरकत, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होगा, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होगा इसमें, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन रेट ऑफ यूट्रॉफिकेशन बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। तो ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होगा, रेट ऑफ ट्रॉफिकेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, मतलब जल्दी यूट्रॉफिकेशन होगा, और इसको हम कहते हैं कल्चरल यूट्रॉफिकेशन, कल्चरल स्लैश एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन, क्या कहते हैं इसको, कल्चरल स्लैश एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, कल्चरल स्लैश एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, अगर कोई एक लेक अपने से मर रहा है तो उसको हम नेचुरल एजिंग कह रहे हैं, अगर इंसान के हरकत से अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो उसको हम कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। ये बहुत चीज के कारण हो सकता है, सीवेज डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, या इसमें गर्म पानी डाल दिए, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से हॉट वाटर डाल दिए, तो यहां पे भी कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन हो सकता है। आइए तो देखिए, तो क्या है, यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट इन वाटर, ठीक है। इन अ यंग लेक इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्ट्स लिटिल लाइफ, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेन्स ड्रीमिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस व्हिच encourages the growth of aquatic organism. As the lake fertility increases, plant and animal burgeons and the organic matter begins to deposit on the lake bottom, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे लेक क्या होगा, the lake grows shallower and shallower and warmer, और उसके बाद मार्शी एरिया आ जाता है, उसका लेक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पैन टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बट चलो ये अपने से मर जा रहा था, नेचुरल लाइफ अपना जी रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं था, बट पॉल्यूटेंट फ्रॉम मैंस एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट, मैंस एक्टिविटीज, यहां पे हिमांशु सर का बात हो रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है नीट में तो देख लेना, ठीक है। फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सीलरेट द एजिंग प्रोसेस, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन, ठीक, कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। तो इस पे क्या होगा, द प्राइम कंटामिनेट्स आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट व्हिच एक्ट्स एज प्लांट न्यूट्रिएंट, they overstimulate the growth of algae causing unsightly scum and unpleasant odor and robbing of water with dissolved oxygen and vital to aquatic life, ठीक है। तो इसके कारण लेक लिटरली खत्म हो जाएगा। बैंगलोर में तुम देखोगे ना, लेक में झाग हो गया, ठीक है, इसी कारण से कि सारे पॉल्यूटेंट लेक में आ रहे थे, और लेक इसके कारण से सारा लेक बैंगलोर के खत्म हो गया या सूख गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ आइए, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। दूसरा क्या मैंने बोला, हीटेड थर्मल पावर प्लांट ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, ठीक है, कंस्टिट्यूट अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट, ठीक है, जिसके कारण इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड मे इनहैंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया बट कॉजेज डैमेज टू इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना। ये भी एक अलग आफत है थर्मल पावर प्लांट से अगर पानी गया तो, ठीक है। ये हो गया अपना वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट का एक केस स्टडी है, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा था
कि पंगा क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए बहुत सारे पेहे चाहिए, और मनुष्य बहुत सेल्फिश प्रजाति है तो वो पेहे देता नहीं है, ठीक है। क्या है, बहुत सारे पेहे चाहिए होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर कोई चीज़ तुम इंडस्ट्रियली या केमिकली कर रहे हो तो बड़ा आफत होता है, बड़ा आफत होता है। तो क्या हुआ, एक केस स्टडी किया गया, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सपोज मान लो कि ये समंदर है, ठीक है। सपोज मान लो ये तुम्हारा समंदर है और इस समंदर में नहा के तुम नमकीन हो रहे हो, ठीक है। मैं ये मान लो ये समंदर है, ऐसे इस एरिया में, इस एरिया के बियॉन्ड ये मेरा समंदर है, ठीक है। तो बोला कि भैया हम समंदर में पानी देने से पहले, ठीक है, हम समंदर में, ये समंदर है, ठीक है, इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये हमारा समंदर है। अब इस समंदर के में सीवेज आ रहा है, इस समंदर में सीवेज आ रहा है। तो यहां हम इसने क्या किया, एक रीजन है अर्काटा, ठीक है। तो यहां पे इसने क्या किया कि जो सीवेज आ रहा था, सीवेज को पहले ट्रीट किया गया, और उसके बाद इसको अलग अलग प्रोसेस से ले जाया गया, ठीक है। इसको अलग अलग प्रोसेस से ले जाया गया, मतलब पहले हमने इसका सेडिमेंटेशन किया, ठीक है। उसके बाद इसका हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि डिजॉल्व सॉल्ट को निकालने के लिए, अब मान लो डिजॉल्व सॉल्ट कैसे निकलेगा, तो डिजॉल्व सॉल्ट को निकालने के लिए हमने 6 मार्शी एरिया बनाया, है ना। हमने ऐसे 6 मार्शी एरिया बनाया और वहां पे स्पेसिफिकली वैसा फ्लोरा और फौना लिया गया जो इस कंडीशन में थ्राइव करता है। सपोज मान लो कि यहां पे फास्फोरस है, यहां मान लो कि तुम्हारा नाइट्रेट है, तो हमने ऐसे प्लांट्स लगाए, हमने ऐसे एनिमल्स वहां पे लगाए जहां पे जो ये डिजॉल्व सॉल्ट को ले लेगा, और उसके बाद जब इन मार्स से वाटर गया, तो ये क्लीन वाटर इधर गया, ये क्लीन वाटर इधर गया। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा सीवेज डिस्चार्ज था वो क्लीन भी हो गया, नेचुरल प्रोसेस से क्लीन हुआ, एनर्जी हमको नहीं लगाना पड़ा, और साफ पानी इवेंचुअली हमको मिल गया। यही सेम प्रोजेक्ट दिल्ली में भी कोशिश किया गया था, बाय द वे, पता है, यही सेम प्रोजेक्ट दिल्ली में भी कोशिश किया गया। दिल्ली में भी जो लेक्स थे, समझो मान लो कि ये लेक है, दिल्ली वाला वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है तुम्हारा, बट सपोज मान लो कि ये तुम्हारा लेक है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि सपोज मान लो कि यहां पे पहले सबसे पहला क्या किया कि जो भी नाले का पानी आ रहा था उसको पहले क्या किया, हमने फिल्ट्रेशन किया, वाइड मेश के थ्रू पानी को पास कराया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बालू रेत डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे क्या किया कि हमने यहां पे रेत के थ्रू पास कराया, ठीक है। रेत के थ्रू पास करने से क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो गया, जो खराब चीज था वो सेटल डाउन कर गया और सेडिमेंटेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ प्लांट्स के थ्रू पास कराए, अगेन यही छोटे लेवल पे, ये वही प्लांट्स थे जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को ऐसे ले लेते थे, और उसके बाद क्लीन वाटर लेक में हम छोड़ देते। तो इससे क्या होता कि मेरा जो लेक है धीरे धीरे वो अच्छा हो जाता और लेक मेरा फिर से ग्रो कर जाता, ठीक है। तो ये जैसे पहला स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था, सेडिमेंटेशन, और तीसरा क्या था, डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम एक नेचुरल सिस्टम डेवलप कर रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, मतलब नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, जिसमें आपको खर्चा भी नहीं लग रहा और जिसमें आपका काम भी हो रहा है, ठीक है। चलो आओ, तो भैया क्या है, तो एन एग्जाम्पल ऑफ सच इनिशिएटिव इज इन द टाउन ऑफ अरकाटा, ठीक है, सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। तो कोलैबोरेटिंग विथ हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, द टाउन पीपल क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद इन अ नेचुरल सिस्टम। तो क्या क्या किया, पहला अ कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट्स आर गिवन, ठीक है। उसके बाद लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स लाइक डिसॉल्व्ड हेवी मेटल स्टिल रिमेन। टू कॉम्बैट दिस an innovative approach was taken. The biologists developed a series of 6 connected hectares over 6 connected marshland
ओवर 60 हेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अप्रोप्रिएट प्लांट्स एल्गे एंड फंगाई एंड बैक्टीरिया वे सीडेड टू द एरिया विच न्यूट्रलाइज दो, तो जो वाटर था वो नेचुरल वाटर गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि दीज मार्सेस कंस्टिट्यूट्स अ सेंचुरी विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ फिशेस एनिमल्स एंड बर्ड्स नाउ रिसाइड देयर, ठीक है। तो अब इसके लिए एक सिटीजन ग्रुप आया जिसको हम कहते हैं फोम, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो इससे क्या हुआ, इससे वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ, इससे वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो ये पहला केस स्टडी था। दूसरा था इको सैंड टॉयलेट, कि हिमांशु का कहानी आखिर बंद कैसे हुआ, कब हुआ कि ये जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा था इसको कम किया गया। दूसरा होता है इको सैंड टॉयलेट, समझिए बड़ा अच्छा है, ये मेरे घर पे भी था, ठीक है, इको सैंड टॉयलेट। तो देखो ये मान लो तुम्हारा कमोड, ठीक है, ये तुम अपने बाथरूम में हो, ठीक है, ये तुम अपने बाथरूम में हो, ठीक है, ये तुम्हारा बाथरूम है, ठीक है। हियर इज योर कमोड, ठीक है, हियर इज योर कमोड एंड हियर यू आर सिटिंग ऑन योर, हियर यू आर सिटिंग ऑन योर कमोड, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, हमने इस कमोड का पाइप लिया, हमने इस कमोड का पाइप लिया और यहां पे दो और डब्बा बना लिया, यहां पे दो और गड्ढा खोद दिया, ठीक है, दो गड्ढा खोद दिया। क्या किया, हमने यहां पे दो और गड्ढा खोद दिया, ठीक है। और ये दोनों गड्ढे भी हमने इंटरकनेक्ट कर दिया, मतलब खुला छोड़ दिया, ये दोनों गड्ढे के बीच का भी हमने खुला छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ भैया, भर भर के टट्टी आई गई, तो यहां जो है टक टक टक, ठीक है। तो यहां पॉटी जो आ रहा था, यहां जो पॉटी आ रहा था वो माहौल बनाते के साथ ये यहां पे इसको भरता गया, ठीक है। तो 3-4 साल में तो आप एक टंकी भर ही देंगे, ठीक है। जब ये वाला टंकी भर गया तो एक्सेसिव फ्लो कहां होने गया, एक्सेसिव फ्लो इधर की तरफ होता गया, ठीक है। तो जब ये वाला टंकी 3 साल में सूख गया तो ये क्या होगा, आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, इसको हम क्लीन कर देंगे। आफ्टर 3 इयर्स क्या करेंगे, इसको हम क्लीन कर देंगे और जो इसका वेस्ट था इसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर देंगे, ठीक है। फिर ये वाला भरेगा, तो ऐसे हम स्विच मारते जाएंगे, ऐसे हम चेंज करते जाएंगे, इसको हम कहते हैं इको सैंड टॉयलेट। अब बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको हम सब जगह क्यों नहीं लगाते। पहला तो भाई तुम रह रहे हो दिल्ली में 1 BHK अपार्टमेंट में, कहां खोदोगे गड्ढा, है ना, पहला पंगा ये हो जाता है। दूसरा क्या है कि बारिश के टाइम पे ना बड़ा मजा आता था, बारिश के टाइम में रिवर्स साइकिल, मेरे बाथरूम में ऐसे फ्लोटिंग होते रहता था। तो क्या होता था, बारिश के टाइम में पानी इस टंकी के अंदर आ जाता था, तो ये इसका जो फ्लो है ना पॉटी का, वो रिवर्स फ्लो हो जाता था, डायरेक्शन ही बदल जाता था, तो इधर आने के बदले उधर आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इको सैंड टॉयलेट में ये दिक्कत आता था, ठीक है, इको सैंड टॉयलेट में ये दिक्कत आता था, समझ में आया। तो ये कहाँ गया था भाई, श्रीलंका में यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद केरला में यूज किया गया था, ठीक है। वैसे तो ये अपने बिहार में भी यूज किया गया, लेकिन कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है बिहार को, क्या करोगे, बचपन में देखे हम ये अपने घर पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो और यहां देखो, तो यूजिंग ड्राई कंपोजिट टॉयलेट्स, पहला कि पानी वेस्ट कम हो, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल, हाइजेनिक एंड एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन डोज। द की पॉइंट इज here that composting method human excreta can be recycled into a natural fertilizer which reduces the need for chemical fertilizer। तो इको सैंड टॉयलेट केरला और श्रीलंका में यूज किया गया। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ भी यहां तक समझ नहीं आया। देखो हवा और पानी खत्म हो गया, ठीक है, अब सॉइल बचा है, फिर डिफॉरेस्टेशन बताया। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ भी ऐसा सर जो समझ नहीं आया आपको, समझ में आया बेटा, समझ में आया, कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा है कि सर समझ नहीं आया, कुछ ऐसा, कुछ पॉइंट समझ आया तो भैया अंगूठा दिखाइए, ठीक है। हाँ जी अंगूठा दिखा। वीडियो को लाइक कौन करेगा, ऐसा चमोट मारेंगे ना, हाँ बोलना पड़ता है निकम्मो। चलो ब्लैक गोल्ड यही होता है ना सर, अब ये तो अपना अपना स्वेच्छा है कीर्ति,
क्या निकाल लो, सोना निकालो, चांदी निकालो, तो आलू खाओ सोना निकलेगा, है ना, निकालो। चैप्टर बहुत बोरिंग है बेटा, इन्वायरमेंट अगर बोरिंग होने लगा तब तो बहुत दिक्कत है तुमको, और इसके बाद भी बोरिंग लग रहा है तो तुम्हारा खुशी कहीं और ही है, ठीक है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। चलो आओ, चलो आ जाओ। तो अब आते हैं सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या गया, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे घर से, ऑफिस से, स्टोर से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, सब जगह का कचरा जो है वो म्युनिसिपैलिटी आता है ना, गाड़ी वाला आया, देखो कचरा निकाल, कुछ ऐसे करके ना, तो ये ऐसा करके, तो म्युनिसिपैलिटी से जितने वेस्ट हैं ये म्युनिसिपैलिटी लेती है और इसको कहीं डिपॉजिट करती है। अब समझो, सबसे पहला काम हमने जो सीखा था, जो घर पे हम करते हैं सफाई, अपना सफाई करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि मम्मी बोली रूम साफ करने, तो क्या करते हैं, जो जो सामान ऐसे पकड़े और ऐसे कबर्ड में डाल दिए, ऐसे डाल दिए, क्या वो सफाई हुआ, नहीं, वो टेम्पररी सॉल्यूशन मिला, एक दिन बाद फिर सामान निकालोगे तो वही वाला हाल होगा। तो पहले सरकार ने जुगाड़ ढूंढा कि भाई हम सैनिटरी लैंडफिल ढूंढ लेते हैं। सैनिटरी लैंडफिल मतलब क्या हुआ भैया, सैनिटरी लैंडफिल मतलब हुआ कि कचरा जितना जमा हुआ, ठीक है, क्या करो, एक जगह उसको गाड़ दो, गड्ढे में गाड़ दो। पहला तो उसको लैंडफिल मतलब कोई गड्ढा था, कोई सूखा हुआ लेक था, तो उसको भर दिया हमने कचरे से, ठीक है। या जैसे तुम दिल्ली में जाओगे तो गाजीपुर एक जगह है, वहां पे देखोगे ना, तो वहां से कचरा का कूड़ा का पहाड़ सा बन गया है, ठीक है। तो बोलोगे सर अब उस कूड़ा का करे किया क्या जाएगा, तो बेटा उस कूड़ा का सॉल्यूशन ये लोग ये निकाला था, जैसे मान लो कि जो ये पहाड़ बना कूड़ा का, उस पर हम कुछ थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे और उस पर हम वो उगा देंगे, क्या उगा देंगे, उस पर हम पार्क बना देंगे, ठीक है। तो तुमको पता नहीं चलेगा तुम कचरे पे खेल रहे हो, ठीक है, बट और सुंदर सा हम एक पार्क उसके ऊपर बना देंगे। बट ये मेथड सही नहीं था, पहला कि जो वेस्ट है वो तो वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। दूसरा दिक्कत क्या था भैया, कि दूसरा दिक्कत ये था कि अब उसमें वेस्ट में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स थे। तो कल को बारिश है, बारिश के पानी को थोड़ी पता है कि नीचे तुमने कचरा डाला है, वो तो ऐसे नीचे सीप करेगा और उसके बाद वो डिजॉल्व, मेरा जो मटेरियल है, डिजॉल्व जो मेरा पार्टिकल है, वो डिजॉल्व पार्टिकल मेरा जो ग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूट कर देगा। तो दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड आइडिया, दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड आइडिया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे तो क्या हुआ, तो इन अ सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट वर डंप्ड इनटू अ डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो इस शहर में क्या है, लैंडफिल्स आर नॉट रियली मच ऑफ अ सॉल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज मेट्रो स्टेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये साइड भी फिल हो जाएगा। दूसरा, देयर इज डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम दीज लैंडफिल्स पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कचरे को सेग्रीगेट करना। तो अब देखोगे हर जगह होता है, कहता है गीला कचरा, सूखा कचरा, और उसके बाद आपको उसको सेपरेट करना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा रिसाइक्लेबल है। तो अमाउंट ऑफ कचरा आपको कम करना है, ठीक है। तो कभी भी ये किया कीजिए, कूड़े में जब सामान फेंका कीजिए तो अपने घर में 2 डस्टबिन रखिए, ठीक है। एक में गीला सामान जो फूड वेस्ट रखते हैं, फूड वेस्ट को एज इट इज हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑर्गेनिकली डिग्रेड कर देगा। दूसरा, जो नॉन डिग्रेडेबल सामान है उसको हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम उसको रिसाइकिल करें, उसको हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम उसको रिसाइकिल करें। तो सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ दीज कैन come from that all waste that we can be categorized into 3 parts, क्या, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ऐसा कुछ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसको हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको गाड़ सकते हैं। रिसाइक्लेबल मतलब उसको हम रीयूज कर सकते हैं, ताकि जैसे पॉलीथीन है ना, एल्यूमिनियम, ग्लास, इन सबको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, फिर से यूज कर सकते हैं, जिससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ ऐसा पॉल्यूटेंट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, कूड़ा वाला तुम्हारा सेपरेट करता है, और इससे क्या होता है कि हम वो कर देते हैं, मतलब वो अलग कर लेते हैं, तो हमारा जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन, ठीक है। द नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन बी डिस्पोज ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए हम गार्बेज को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो बहुत सारे मैकेनिज्म निकले थे इसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि देखो एक चीज, बेसिक सा चीज समझना, एक इंपॉर्टेंट सा चीज तुम लोग को समझाते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, तो कभी एथिकल कॉन्स्ट्रक्ट पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। लोग बड़े सेल्फिश हैं, दुनिया बड़ी सेल्फिश है, तो जब तक तुम उनका फायदा उनको नहीं दिखाओ, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो कभी आप साइंटिस्ट बनते हैं, कभी आप कुछ भी
एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें उनका फिनेंशियल इंक्लिनेशन होता है। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना, ठीक है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। ठीक है, मैं जैसे आपको लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो नॉट फ्री, क्योंकि आपको इंटरनेट का फायदा हो रहा है, आपको ऐड दिख रहा है, ऐड से किसी कंपनी को फायदा हो रहा है, इवेंचुअली अन अकेडमी को फायदा हो रहा है। तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री, ये चीज आपको याद रखिएगा, सबका कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ कोरिलेशन है। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो क्या हुआ था, जैसे मदर डेयरी का क्या हुआ था, मदर डेयरी ने एक वो निकाला था, दूध के पैकेट के लिए निकाला था कि अगर आप दूध का पैकेट जो रैपर होता था प्लास्टिक का, वो पैकेट वापस दे देंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। लोग उस 1 रुपये के लिए पक्का वो दूध का पैकेट बचा के रखेंगे, है ना। तो ये चीज है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच निकालना है जो मासेस को कैटर करे, जिनसे उनको अपना फायदा दिखे। उनको फर्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर फर्क ही पड़ता तो आज एनवायरनमेंट का ये हाल नहीं होता, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो कभी भी आप जैसे कुछ सॉल्यूशन निकाले तो इसी तरह से निकाले, जैसे और बेसिक आप छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं। क्या भाई, प्लास्टिक का बॉटल खरीदना बंद कर दें, ठीक है, ग्लास, मतलब आप बॉटल ऐसे खरीदें जो तो मतलब डिग्रेड हो जाए, वैसा टाइप का पेपर कप्स यूज करें, पेपर के स्ट्रॉ यूज करें, है ना, ताकि एनवायरनमेंट पे कम आपका बोझ हो, आपका कार्बन फुटप्रिंट और बाकी सारे फुटप्रिंट्स कम हो। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग डेली फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क इनटू पॉलीबैग्स। ठीक है, इसके कारण दिक्कत हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये चीज है, तो दे कंट्रीब्यूट हेवीली टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू पुश द डायरेक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड यूज इको फ्रेंडली पैकेजिंग, जो तुम्हारा इको फ्रेंडली हो उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हॉस्पिटल्स। अब एक यहां पे देखो, हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस हैजार्डस वेस्ट कंटेन्स डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल। अब हॉस्पिटल के वेस्ट को हम कुछ नहीं कर सकते, हॉस्पिटल के वेस्ट को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, कौन सा बीमारी हो भगवान जाने। तो हॉस्पिटल के वेस्ट को हम क्या यूज करते हैं, हम इंसिनरेटर्स, हम इसको जला देते हैं। ठीक है, हम हॉस्पिटल के वेस्ट को क्या करते हैं, हम इसको जला देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट को हम रीयूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक हुआ, तो उसको हम जला के डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा वेस्ट जो होता है ई वेस्ट होता है। अब देखोगे ना, हर सबके पास, अब देखोगे हर साल तुम फोन बदल रहे हो, वो फोन जमा हो जा रहा है, तुम अभी देखोगे सबके पास 8-8 10-10 फोन है, 8-8 10-10 फोन है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहां पे खूब सारे ये फोन्स जमा हो जा रहे हैं, ये फोन्स डंप हो जा रहे हैं। ठीक है, इस फोन्स में कुछ मेटल्स होते हैं जो काम के होते हैं, तो इंडिया में इसका इंपोर्ट भी होने लगा, मतलब खराब फोन का इंपोर्ट होने लगा ताकि हम इन मेटल्स को निकाल पाए। और अब इन ई वेस्ट को कैसे डंप करना है इसको किसी को पता ही नहीं है, इन ई वेस्ट को कैसे डंप करना है किसी को पता नहीं, तो यहां पे आफत हो जाता है, यहां पे आफत हो जाता है। तो वेयर दीज मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस। और इसके बाद क्या हो रहा है कि ई वेस्ट जो है इसको कैसे करना है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आप इसको अच्छे से रिसाइकिल करना है। ठीक है, तो ये ई वेस्ट के बारे में बात किया था। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अ केस स्टडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब यही जब मैंने आपको बात कही थी कि आपको उसके फाइनेंशियल इंक्लिनेशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर था जिनका नाम था अहमद खान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आरवी यूनिवर्सिटी या आरवी कॉलेज के साथ, इन्होंने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया एंड ही फाउंड दैट कि पॉलीब्लेंड, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया इसको पॉलीब्लेंड का, और बिटुमिन अलकतरा होता है जो रोड के लिए। ठीक है, तो बोला कि अगर पॉलीब्लेंड प्लस बिटुमिन को जोड़ दें तो रोड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, खास करके जहां पे बारिश का टाइम है। देखो क्या होता है, अलकतरा के साथ एक दिक्कत होता है, कभी तुम देखोगे ना 2 तरह के रोड्स बनते हैं, एक जगह तुम देखोगे सीमेंटेड रोड बना है और एक जगह तुम देखोगे कि कोल टार का रोड बना है। कोल टार का रोड जल्दी बन जाता है, आसान है ना, कि चारकोल गर्म किया और उसके बाद हम ऐसे फैला दिए, जल्दी बन गया। बट अगर सीमेंटेड रोड बना रहे हो तो सीमेंटेड रोड में टाइम लगता है, क्योंकि सीमेंट को सूखना होता है, सीमेंट को पानी डालते रहना पड़ता है। बट सीमेंटेड रोड की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि बारिश से सीमेंट को इफेक्ट नहीं पड़ता, बारिश से सीमेंट को इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बट अलकतरा वाले रोड के साथ क्या दिक्कत होता है कि जहां गड्ढा हुआ, तो देखो बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, खास करके जहां पानी गिरा तो वो क्या गड्ढा बनाते जाएगा, क्योंकि वाटर रिपेलेंट क्वालिटी इसमें नहीं होती, तो बाइंडिंग एफिनिटी इसकी कम हो जाती है और रोड्स में गड्ढे हो जाते हैं और ये रोड की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो कि हम प्लास्टिक मिला दें या पॉलीब्लेंड मिला दें बिटुमिन के साथ, तो बिटुमिन की वाटर रिपेलेंट क्वालिटी बढ़ जाएगी और रोड की ड्यूरेबिलिटी
बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, सरकार को भी बड़ा अच्छा लगा कि भैया यही कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय फैक्टर ऑफ 3, मतलब 3 गुना तो दाम बढ़ गया। तो क्या हुआ, सरकार का फायदा हुआ फिनेंशियली कि भाई रोड का ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम पड़ गया। दूसरा क्या हुआ कि अहमद खान ऑब्वियसली पॉलीब्रांड फ्री में तो सरकार को दे नहीं रहा होगा, उसको पैसा मिल रहा होगा, तो इन्होंने रैग पिकर्स को बोला भैया तुम लाओ कूड़ा। तो पहले जहां इसको 40 पैसा 1 किलो का मिलता था पॉलीथीन का, अब 6 रुपया किलो मिल रहा है। तो रैग पिकर्स का भी फायदा हुआ। रैग पिकर्स क्या हुआ, खूब सारा पॉलीथीन जमा करने लगे, है ना, और ये सारा पॉलीथीन जाते गया तो ऑटोमेटिकली शहर आपका क्लीन होता गया प्लास्टिक वेस्ट से। ठीक है, तो ये थैंक्स टू इनोवेशन लाइक पॉलीब्रांड वी माइट स्टिल अवॉइड अस बीइंग स्मदर्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन निकाला गया था, ये एक मॉडर्न अप्रोच निकाला गया था। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो ये एक पहला था। ठीक है, दूसरा आते हैं एग्रोकेमिकल वेस्ट का यूज। तो एग्रोकेमिकल वेस्ट में क्या हुआ भाई कि हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, फंगीसाइड यूज कर रहे हैं और हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये यूट्रोफिकेशन कराता है एंड अगेन इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल वेस्ट को कम करने के लिए एक और केस स्टडी था। हमारे एक चाचा थे जिनका नाम था रमेश चंद्र डगर चाचा। ठीक है, रमेश चंद्र डगर, ही वाज अ फार्मर इन सोनीपत। अभी व्हाट ही डिड वाज ही इंक्लूडेड बी कीपिंग, डेयरी फार्मिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर एज अ चेन ऑफ प्रोसेस एंड अलाउ इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर। यही करना है मुझे बुढ़ापा में बेटा, यही ऑर्गेनिक फार्मिंग, एकदम मस्त फार्म हाउस बनाना है, सब कुछ सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम वहां बनाना है। मतलब कि अगर मैंने गड्ढे बना दिए, ठीक है, तो जो बारिश का पानी है उसको हम रेन वाटर को हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स मतलब गाय वाय रखे हैं, उससे क्या हुआ, कॉम्पोस्ट अपना घर में बना रहे हैं, मन्योर अपना घर में बना रहे हैं। ठीक है, बीज रखे हैं तो उससे हनी भी आपको मिल जाएगा। बकरी वकरी रख लो, मुर्गी रख लो। ठीक है, तो ये एकदम पूरा एकदम अपना एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम इन्होंने बनाया एंड इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझो, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि एक चीज का वेस्ट हम दूसरे चीज के फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। सपोज मान लो सपोज मान लो सपोज मान लो सपोज मान लो कि मेरे पास एरिया है। सपोज मान लो ये मेरा फार्म हाउस है। ठीक है, ये मेरा फार्म हाउस है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे तो चलो खेत वाला एरिया, ये खेत वाला एरिया हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे खेत वाला एरिया, यहाँ पे खेत वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरिया बना दिया जहां पे गाय रख ली है। ठीक है, तो अब गाय का क्या है, गाय को चारा मिल रहा है खेत से। ठीक है, और गाय का पॉटी हम यूज कर रहे हैं कॉम्पोस्ट या मैन्योरिंग के लिए। ठीक है, प्लस हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जगह रख लिया, हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रख लिया। तो हमको बहुत ज्यादा किसी आर्टिफिशियल सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा, हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना पड़ा। तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, मेरा फिनेंशियल ग्रोथ भी हुआ, मेरे क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी हुई और मैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया ऑर्गेनिक फार्मिंग से, बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया ऑर्गेनिक फार्मिंग से इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आता है। ठीक है, तो क्रॉप वेस्ट is used to create compost which can act as a natural fertilizer and can be used to generate natural gas for satisfying the energy needs of the farm। ये भी सोचो, हमने बायोगैस या गोबर गैस का प्लांट भी लगा दिया जहां से जो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी से हम खाना बना सकते हैं, एनर्जी से हम जो भी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब इन्होंने बनाया था एंड इट हैज 5000 मेंबर्स। ठीक है, तो कौन सा भाई, हमारे डग्गू चचा थे, रमेश चंद्र डागर। ठीक है, सोनीपत हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जहां पे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जिससे नेट प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, जिससे नेट प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया बेटा, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अगला आते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब देखो, एक टाइम था जब बोला था कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करेंगे खूब सारा क्लीन फ्यूल के लिए, और लेकिन सबको बनाना था बम। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि अलग अलग चेनोबिल का इंसिडेंट हुआ, 3 माइल आइलैंड का इंसिडेंट हुआ 2-2 बार, जिसके कारण लोगों को सबक आया। चेनोबिल पे एक पूरा एक टीवी सीरीज है, तुम देखना। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था यहाँ पे इन 3 माइल आइलैंड एंड चेनोबिल इंसिडेंट। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा अभी एक रीजन है चेनोबिल, अभी तक यूज नहीं कर पाते क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा लीथल होता है। और वो तो शुक्र मनाओ कि नीचे के पानी में नहीं चला गया, अगर नीचे के पानी में चला जाता तो पूरा यूरोप यूक्रेन वाला जो पूरा एरिया था वो पूरा सब खराब हो जाता। पर ठीक है, तो जो हुआ हुआ। ठीक है,
तो ये रेडिएशन तुम्हारा क्या है, 3 माइल आइलैंड और चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जिसके कारण रेडियो एक्टिव वेस्ट पे बात होने लगा कि भाई क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम कैसे प्रोसेस कर पाए, ठीक है। अच्छा, तो याद रखिएगा, एट हायर डोजेस द न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल बट इन लोअर डोजेस इट क्रिएट्स वेरियस डिसऑर्डर, जिससे कैंसर होता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हुआ था, ठीक है। तो जो अब रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, द स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन सुटेबली शील्डेड कंटेनर within the rocks about 500 meter deep into the earth surface, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट आने वाला है, जापान छोड़ने वाला है पानी समुद्र में, उस पर भी बहस हो रहा है कि साउथ चाइना सी में जापान कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट छोड़ने वाला है, तो वो भी बहुत इशू है। तो लोग बहुत वैसे हैं ना, क्या करोगे, हम लोग बस इन्वायरमेंट का बैंड ही बजा रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था वो एयर पॉल्यूशन था, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं था। लिख लीजिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, MIC निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था, एंड इट वाज एन एयर पॉल्यूटेंट। याद रखिएगा, ये नहीं था, ठीक है, ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव नहीं था, इट वाज नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है। कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, भोपाल गैस ट्रेजेडी, बेटा तो भोपाल में लोग कैसे रह रहे होते हैं अभी तक, ठीक है। तो इट वाज अ एयर पॉल्यूटेंट, इट वाज नॉट अ गैस पॉल्यूशन, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी अभी लोग नहीं देखना चाहते क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब सुनो, दो चीज बचा हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन। सुनिए, तो टर्म ग्रीन हाउस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फिनोमिना दैट अकर्स इन अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस देखो बेसिकली क्या होता है समझो, ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है समझो, ठीक है। ये मान लो तुमने एक कमरा बना दिया, ठीक है, ये मान लो तुमने एक कमरा बना दिया, ठीक है, ये इसका शीशा का बना दिया, ठीक है, इसको मान लो तुमने शीशा का बना दिया, ये ग्लास हाउस है, ठीक है, एक ग्लास हाउस। अब क्या होता है, मान लो कि यहां पे सनलाइट है, यहां पे मान लो कि सन है और सन से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, सन से सनलाइट आ रहा है। तो जो सनलाइट अंदर जा रहा है, ठीक है, सनलाइट अंदर जा रहा है, तो इसका हीट जो है इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा और ये हीट बाहर नहीं निकल पाएगा, ये हीट बाहर नहीं निकल पाएगा। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या होता है कि हीट जो है इज नॉट एबल टू एस्केप, हीट इज नॉट एबल टू एस्केप, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट कैन अकर थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन अकर थ्रू ग्लास, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों तुम्हारे हीट को डिसिपेट या निकलने नहीं देते हैं वापस, हीट को निकलने नहीं देते हैं वापस, याद रखिए, ठीक है। तो द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फिनोमेना दैट अकर्स इन अ ग्रीन हाउस, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, तो द ग्रीन हाउस इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल आया हुआ था जिसमें हमने गड़बड़ किया था, ठीक है। द ग्रीन हाउस इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमेना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस पे सवाल आया हुआ था। ग्रीन हाउस नेचर में नेचुरली अकर करता है, बट हम इस ग्रीन हाउस के इफेक्ट को एक्सेलरेट करा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। कैसे भाई, तो अगर मान लो कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अभी अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस रहता, अभी ये 15 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। क्यों भाई, कैसे होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ एनर्जी एंड सनलाइट रीचेस द आउटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन and absorb some of it, but most of the solar radiation falls on the earth, heats it, ठीक है, and a small amount is reflected back, ठीक है। Earth surface re-emits heat in form of infrared radiation, but a part of it does not escape as atmospheric gases absorb major of it। तो यही बात है कि क्या हो रहा है कि जो हीट आ रहा है वो हीट बाहर निकल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जैसे CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे ओजोन हो गया तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस, और तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं
और रख रहे हैं अपने पास, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तुम्हारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो द एबव मेंशन्ड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नॉन ग्रीन हाउस गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नॉन ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका ये टेबल इंपॉर्टेंट है। 60% कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन, 14% CFC एंड 6% N2O। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आएगा। ठीक है, चलिए, तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 0.6 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स हुआ, इससे क्या हुआ, मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप हुआ और ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस आए जिसको हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं, इस पे सवाल आएगा। ठीक है, तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं जिसको हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। सपोज मान लो तुम क्लाइमेटिक चेंजेस शिफ्ट कर रहे हैं, तुम देखो ना अचानक से क्या होता है, मार्च में बहुत गर्मी हो जाती है, सारे पोलर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाते हैं और जून जुलाई में सूखा पड़ जाता है, तो मार्च अप्रैल में तुम्हारे बाढ़ आ गया और जून जुलाई में तुम्हारा सूखा पड़ गया। तो ये ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस इसी की वजह से हो रहे हैं जिसको हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। तो क्या हुआ इसमें, तो इसमें आ गया इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एज वेल एज अदर प्लेसेस इन द हिमालयन स्नो कैप्स। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण आपका वाटर लेवल ही बढ़ेगा। अब तुम सोचो ना कि अगर मान लो अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज कर गया, तुम देखोगे अभी बहुत सारे ग्लेशियर्स आर्टिक सर्किल से अलग अलग हो जा रहे हैं जो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। तुम सोचो पूरा आर्टिक सर्कल पिघल गया, पूरा एंटार्क्टिक सर्कल पिघल गया, तो तुम्हारा वाटर लेवल कितना बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारा पूरा केरला डूब जाएगा, कर्नाटका डूब जाएगा, कोस्टल एरियाज तो आपके सारे डूब ही जाएंगे। समझ रहे हो कितना बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है उसका, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आ गया। तो कैसे भाई, कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं हम इसको ठीक करने के लिए, कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं हम इसको ठीक, यही देखो यहां पे दिख रहा है ना, क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस अब्सॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो जो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है उसको ग्रीन हाउस गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया और बाहर नहीं जाने दिया, बाहर नहीं जाने दिया तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, चल, तो ये चीज आ गया यहां पे, ये चीज आ गया यहां पे। आइए अगला आते हैं, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो दो तरह का ओजोन होता है, दो तरह का ओजोन होता है, एक को हम कहते हैं गुड ओजोन, ये गुड ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है। ठीक है, और बैड ओजोन जो है ये ट्रोपोस्फेयर में रहता है। तो ट्रोपोस्फेयर वाला जो ओजोन है ये हार्म करता है हमको, और स्ट्रेटोस्फेयर वाला ओजोन हमारे लिए एक बून है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, तो क्या होता है, देयर इज गुड ओजोन ऑल्सो दैट इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाया जाएगा। यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड म्यूटेशन कॉज करता है ये। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको एब्जॉर्ब कर लेता है मेरा क्या, ओजोन। ठीक है, तो ओजोन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट रेज जो सन से आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको स्किन कैंसर होने से बचाता है, हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर होने से बचाता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन जो है वो मेजर होता है डॉप्सन यूनिट में, इस पे भी सवाल आ सकता है, डीओ। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन जो है हमको मेजर होता है डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, अगेन इंसान ने यहां भी हरकत किया, इंसान ने क्या किया, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी यूज करने के चक्कर में बनाया क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ठीक है, अब ये CFC क्या होता है, ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है, ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है क्या चीज में, ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, तो मतलब मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रिलीज करता है क्लोरीन, और ये क्लोरीन एटम जो है ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है O2 प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड दिस इज अ चेन रिएक्शन, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड दिस विल कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, दिस विल कॉल डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर
कॉज करता है, ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज करता है, ठीक है। और ये चलता रह रहा है। दिक्कत क्या है ना कि जो सीएफसी अभी है वो कर रहा है डिप्लीट, वो करते जा रहा है, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, और ये चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन है, तो ये होता रह रहा है, ये नहीं कि सीएफसी एक बार करके चला गया, ठीक है। तो मेरा ओजोन धीरे धीरे अभी भी डिप्लीट हो रहा है, इनफैक्ट जो कि सीएफसी बैन है फिर भी। तो देखो CFC finds a wide range in refrigerant. CFC discharge in the lower part of the atmosphere move upward and reach the stratosphere. Move upward and reach the stratosphere. In stratosphere, UV rays act on them, releasing calcium atom. Cl atom degrades ozone, releasing molecular oxygen. While these atoms act merely as catalyst, Cl atoms are not consumed in the reaction. ठीक है, तो मतलब ओजोन को डिप्लीट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन ओजोन लेवल। याद रखिए, कंटिन्यूइंग इफेक्ट, चेन रिएक्शन है, वो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हुआ एंटार्क्टिक सर्किल के ऊपर, जिसको हम ओजोन होल कहते हैं, जिसको हम ओजोन होल कहते हैं। सोचो कितना नुकसान है, मतलब अभी एंटार्क्टिक सर्किल के कारण हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। अच्छा, तो यूवी रेडिएशन से क्या क्या होता है भाई, सवाल आया था। यूवी रेडिएशन से कारण तुमको क्या होता है कि दे कॉज डैमेज टू स्किन सेल, वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है। आई में यूवी रेडिएशन के कारण होता है स्नो ब्लाइंडनेस, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, स्नो ब्लाइंडनेस होता है, विच में कॉज परमानेंट डैमेज टू कॉर्निया, परमानेंट डैमेज टू कॉर्निया। किससे होता है, यूवीबी रेडिएशन से होता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन और टू प्रिवेंट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इसके लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। सर आप भी तो एसी से सीएफसी निकल रहा है। नहीं बेटा, अब यूज नहीं करते हम लोग रेफ्रिजरेंट में सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब हम नहीं यूज करते। अब सिर्फ एसी से जो निकल रहा है, एसी का नुकसान अभी क्या है, अभी जैसे मान लो कि मेरा रूम ये ठंडा है, ठीक है, मैं एसी यूज करता हूँ। देखो तुम, हम रेगुलर इंटरवल पे एसी को बंद कर देते हैं, उसी हिसाब से हम एसी चलाते हैं कि मतलब थोड़ी देर ठंडा रहा, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, ताकि वो, तो क्या हुआ, एसी एग्जॉस्ट छोड़ रहा है ना, तो बाहर का एटमॉस्फेयर, भाई कोई चीज तुम ठंडा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो गर्मी दे रहे होगा ना, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बढ़ा रहा है एसी अभी, ठीक है। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज नहीं करता एसी, ठीक है। चलो, तो ये देखो ओजोन होल है, ये देखो ओजोन होल, ठीक है, ओजोन होल है, ठीक है। चलिए, समझ में आया? हाँ, अब सीएफसी बैन है बेटा, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए आइए, अब आते हैं अगला आते हैं, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। अब देखो, अब यहां पे क्या है कि हम रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, हम सॉइल को ढंग से नहीं रख रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, मेरा डिजर्टिफिकेशन और सॉइल इरोजन हो रहा है। तो क्या होता है कि देखो, द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कैन अकर नॉट जस्ट बाय एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट बट बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस। कि मेरे पास कुछ रिसोर्स है, मेरे पास एक जंगल है, ठीक है, मैंने कोई पॉल्यूशन नहीं किया, बट मैं जंगल को काटता रहा, तो इसके कारण क्या हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, इसके कारण क्या हुआ, डेजर्टिफिकेशन हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इवेंचुअली अगेन मेरा लॉस हुआ, ठीक है। तो पहला आता है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। क्या होता है कि ड्यू टू ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस, इससे क्या हुआ, एरिड पैचेस ऑफ लैंड, सूखा पैचेस ऑफ लैंड बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि बारिश आया, तो बारिश हुआ तो पूरा जो टॉप सॉइल है, जो मेन ह्यूमस कंटेंट वाला सॉइल था या जो मेन न्यूट्रिएंट वाला सॉइल था, उसको झाड़ के लेके चला जाता है और वो नदी में बह जाता है, वो नदी में बह जाता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन या उस एरिया में कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं होता, या सॉइल इरोजन या उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा समस्या होता है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी का। अब मान लो कि अगर हम इरिगेशन अच्छे से नहीं किए, ठीक है, और मेरा पैसेज अच्छे से नहीं है कि जहां पे पानी निकल पाए, तो वाटर क्या है,
वहां जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और ये वाटर इवेपोरेट होता है। तो वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर से कुछ कुछ सॉल्ट्स होंगे, तो धीरे 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 वो सॉइल जो है मेरा सलाइन हो जाएगा एंड इट विल बी अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। ये भी हो गया, वो सॉइल जो है मेरा सलाइन हो जाएगा एंड इट विल बी अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। तो इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन सॉइल, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण सॉल्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा विच इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू एग्रीकल्चर। तो ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज डिफॉरेस्टेशन, जिससे हम लोग सब जूझ रहे हैं, जो बहुत नुकसान है, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट हम काट रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40% हैज बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन कंपेयर टू 1% इन द टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में 40% फॉरेस्ट कवर काट दिया गया, क्योंकि अगेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके लिए बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी थे। अभी जैसे एक छत्तीसगढ़ में एक एरिया है जहाँ पे इन्होंने डायमंड माइनिंग के लिए जंगल काटने का प्रावधान कर दिया। क्या करोगे डायमंड का भाई, डायमंड पहन के कहाँ घूमोगे अगर आप ठीक सांस नहीं ले रहे हैं, क्या नाक में डायमंड घुसाओगे? लॉजिक समझ नहीं आता ना। डायमंड के बिना आप सर्वाइव कर सकते हैं, हवा के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बेसिक सा लॉजिक क्यों समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता गवर्नमेंट्स को क्यों इतना पैसा चाहिए, बट क्या करोगे, ठीक है। तो अगेन ये भी सेम चीज है ना। तो यहाँ पे तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी फॉरेस्ट कवर ओवर 30% ऑफ द लैंड ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब इट श्रंक टू 21.54%, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अब ये ऑफिशियल डेटा है बेटा, ऑफिशियल डेटा पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल डेटा है तो सोचो इस पे कितना मार्जिन होगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है कि 33% फॉरेस्ट प्लेन्स में होना चाहिए और 67% हिल्स में होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 33% प्लेन्स में होना चाहिए और 66% हिल्स में होना चाहिए, 67% हिल्स में होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन, क्यों हुआ था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पहला तो हम अपने यूज के लिए जंगल काट देते हैं, दूसरा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता था जिसको जूम कल्टीवेशन कहते थे। क्या किया कि एक टुकड़ा जंगल का हमने काटा, वहां पे खेती किया, 3-4 साल खेती किया, जब सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो गया तो मैंने फिर दूसरा जंगल का टुकड़ा काटा, उसको छोड़ दिया। तो इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए सॉल्यूशन यूज किया गया, हमने रीफॉरेस्टेशन का पॉलिसी यूज किए कि रीस्टोरिंग फॉरेस्ट, है ना। जैसे एक अभी तुम आया था कावेरी कॉलिंग, तुमने देखा होगा ना, कावेरी कॉलिंग करके आया था, तो दैट वाज अगेन फॉर रीफॉरेस्टेशन, है ना, कि हम फिर से जंगल लगाते हैं। जंगल लगाओगे तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, बारिश ठीक से होने लगेगा, सीजनल चेंजेस कम हो जाएंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, ऑल आवर क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये वाला आर्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना, ये डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। आइए अब आते हैं इसका केस स्टडी क्या क्या था। अब ध्यान से सुनना, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। पहला 1731 में किंग ऑफ जोधपुर ने जंगल काटने को बोला। तो एक कम्युनिटी था जिसका नाम था बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है। बिश्नोई कम्युनिटी जानवर और नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी ने बोला कि भैया नहीं, हम नहीं काटने देंगे। तो अब बिश्नोई वुमेन अमृता देवी बिश्नोई हग द ट्री फॉर मेन, कि भाई तुम काटोगे तो हमको काटना पड़ेगा तुमको, ठीक है। उसने ट्री को हग कर लिया, और राजा भी बहुत वैसा सा था, ईगो वाला था, राजा ने अमृता देवी बिश्नोई को भी मार दिया और पेड़ भी कट कर दिया, उसकी बेटी भी मर गई थी इस चक्कर में, ठीक है। सैडली द किंग मैन डिड नॉट हीड टू हर प्लीज एंड कट डाउन द ट्री अलॉन्ग विथ अमृता देवी, ठीक है। हर 3 daughters and hundreds of Bishnoi followed her and thus lost their lives saving the tree, ठीक है। तो ये वाला आफत हो गया था, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला है अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है। उसके बाद 1974 में चिपको मूवमेंट हुआ था, ठीक है। अगेन इस केस में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, इस केस में लोग नहीं मरे थे, इस केस में सरकार ने बैकआउट कर लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा अमृता देवी बिश्नोई 1731 में हुआ था, चिपको मूवमेंट 1974 में हुआ था, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चिपको मूवमेंट 1974 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बहुत ज्यादा फॉरेस्ट पॉलिसीज आई, ठीक है। उसके 1980 में
ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का गठन हुआ, JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का गठन हुआ, ताकि लोकल लोग फॉरेस्ट के रिसोर्स को यूज करें और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में हेल्प करें इन अ सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, तो सो वर्क क्लोजली विथ लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, इन रिटर्न देयर सर्विसेज टू द फॉरेस्ट, द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये फायदा हुआ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूं, आप देखो सारे डेट्स मैं आपको एक बार बताता हूं, मेरे साथ बोलना, सब याद हो जाएगा। वाटर 1974, इन्वायरमेंट 86, उसके बाद तुम्हारा एयर 81, नॉइज 87। ठीक है, 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और 1974 में चिपको मूवमेंट। याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उसको आप एक पेज में लिख सकते हैं। वो सिर्फ एक पेज अगर आप याद कर लेंगे या सिर्फ एक पेज आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। माइंड मैप आपको मिल जाएंगे इसके, जो बहुत प्रिसाइज हैं, जिससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसको कांस्टेंट रिवाइज कीजिए और आपको इसका पीडीएफ भी अभी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। ठीक है, ये सब कुछ एक जगह आपको एक वेबसाइट पे मिल जाता है, www.anandmani.com। ठीक है, ये वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, आपको सारे माइंड मैप, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे डाल देंगे #चैलेंज कंप्लीटेड। आज का भी चैलेंज आपने कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चा ये क्रैश कोर्स के लास्ट तक टिक जाएगा ना, उसके बायो में 340 प्लस नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि सर चैलेंज कंप्लीटेड और मुझे टैग करना।